नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे आज तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि राम भक्त कल्याण सिंह राम मंदिर निर्माण के योद्धा में प्रथम पंक्ति में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके आदरणीय कल्याण सिंह जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। आप कल्याण जन्म लिए थे और जन कल्याण करते हुए आपने अपनी अंतिम सांस ली। ईश्वर आपके आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दे। हम यही प्रार्थना परमपिता परमेश्वर से करते हैं। मित्रों, आज का मुद्दा है कि आखिर जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों है। जातिगत जनगणना से फायदा किसको है और क्या जातिगत जनगणना से सामाजिक न्याय में कोई मजबूती आएगी, कोई सामाजिक न्याय का भला होगा। जातिगत आधार पर आरक्षित वर्ग में जो लोग आते हैं उनका कुछ होगा। आज चर्चा इसी पर है। मित्रों, सबसे पहले जो अब तक हुआ है उस पर विचार करते हैं। मतलब अब तक आरक्षण की 3 श्रेणियां थी। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और विकलांग और मिलिट्री वाले जो रिटायर वाले लोग थे वो कुछ परसेंट था। कहीं कहीं आदिवासी भी था। तो सवाल है कि इन श्रेणियों में आरक्षण नौकरी में था, पढ़ाई में था, संसद और विधायक चुनाव में था। मतलब देश की बहुत सारी सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित है कि इस स्थान से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। संविधान निर्माताओं को लगा होगा कि भाई ये लोग सीधी चुनाव के टक्कर देने के लायक नहीं है, ये कमज़ोर हैं, दबे कुचले हैं, तो इनके लिए एक फ्री पैसेज दिया जाए जिसके माध्यम से ये पार्लियामेंट में जाएं और अपने जाति बिरादरी, अपने समुदाय, अपने समाज का आवाज़ बुलंद करें और उनकी दशा दिशा का असली चित्रण पार्लियामेंट के अंदर करें, जिससे पार्लियामेंट में इनके हक के लिए कानून बनाने में मदद मिले। हमारे संविधान निर्माताओं को ऐसा ही लगा होगा और यही उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने आरक्षण का बेस बनाया होगा संसद और विधानसभा में। सरकारी नौकरियों, परीक्षा, पढ़ाई, शिक्षा, इन सब में आरक्षण का आधार होगा कि भाई जो लोग समाज में पिछड़े हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ नौकरियों में आरक्षण दिया जाए कि इस वर्ग में यही लोग हों और इनके वजह से आरक्षण की वजह से वो सब लोगों की आर्थिक दशा दिशा, सामाजिक दिशा में सुधार हो और ये सीना तान करके चल सकें, हीन भावना का शिकार ना हो। यही हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा होगा। अब आते हैं कि क्या ऐसा हुआ। मित्रों, जिस वक़्त ये संविधान निर्माताओं ने ये संविधान बनाया उस वक़्त हो सकता है वो किसी गरीब बस्ती में गए हों और वहाँ पर उन्होंने जातीय वर्णन पूछा हो और उन लोगों ने पिछड़ी जाति, दलित जाति, अनुसूचित जनजाति का नाम लिया हो और वो लोग उस गांव में ही नहीं गए हों जहाँ स्वर्ण समाज के लोग भी भूखमरी के कगार पर हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, भीख मांगते हैं। इस स्थिति में है कि कोई आदमी भूखे उठता है तो बिना भूखे सोएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई घर ऐसे स्वर्ण समाज के हैं, क्षत्रिय की, ब्राह्मण की, भूमिहार की, बनिया की, जो भूखे उठता भी है और भूखे सोता भी है। लेकिन संविधान निर्माताओं को लगा होगा कि नहीं, ये तो स्वर्ण समाज के लोग हैं, हमने इनसे अपना सारा कुछ जड़ जमीन स्वाभिमान सब छीने लिया, अब ये दे करके क्या करेंगे, ये तो सरकारी लतियाने योग्य हैं, इनको लतियाया जाए क्योंकि इनमें आपस में फूट है। ये कभी किसी पर अपनी मांग करते ही नहीं है, इनको जितना मारो उतना ही फिट रहते हैं। ये संविधान निर्माताओं को 1952 में ही पता चल गया होगा और 1952 से लेकर आज तक
कभी कोई स्वर्ण समाज किसी भी बात का विरोध नहीं किया है। आप उनको जितना लतियाए उतना ही वो उस पार्टी का समर्थन करता है जिस पार्टी ने उनको जुतिया मारा है, उनको धिकारा है, उनको अपमानित किया है, उनका तिरस्कार किया है, उनके हकों का मार किया है, उन्हीं को करते हैं। चाहे वो पहले कांग्रेस रही हो, जनता दल रही हो, जनता पार्टी रही हो, या अब भारतीय जनता पार्टी रही हो। क्योंकि स्वर्ण समाज के हितों की अवहेलना, कुठारघात और हक मारने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रही है। एक से बढ़कर एक है। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों की तुलना में भाई तेरे से मैं कम क्यों, मैं और कोई ज़्यादा क्यों नहीं। खैर, ये सब बातें मैं कहूँगा, चूँकि मैं स्वयं स्वर्ण समाज का हूँ, मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। मुझे प्राउड है कि यार मैं क्षत्रिय राजपूत परिवार से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थिति मेरे दयनीय है, भिखमंगी है, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं स्वर्ण समाज से हूँ, ये मतलब है। और मैं जो चौड़े में कहता हूँ, मैंने अपने नाम के आगे भी राकेश सिंह परमार लिख रखा है, ताकि किसी को पता कन्फ्यूजन ना रहे कि मंगल सिंह वाला सिंह है कि साधन सिंह वाला सिंह है या मुलायम सिंह वाला सिंह है। सीधा हो, परमार वंश का, क्षत्रिय कुल का है, मुझे कोई इसमें ऐतराज बुरी नहीं है। मेरा बात था कि क्या अब तक जो आरक्षण मिला उससे कुछ लाभ मिला? मित्रों, 1952 से लेकर के 2021 तक, ये जितना वर्ष भी होता है गिनना आपका काम है। हम लोग 75वां आज़ादी मना रहे हैं। 70-75 साल हो गए हैं हमारे आज़ादी के और आरक्षण को देश में लागू हुए हुए। अगर आज तक भी और ज़्यादा आरक्षण की जरूरत है और ज़्यादा जातीय आधार पर जनगणना करके जरूरत है, तो एक बार इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि आखिर कमी है कहाँ। क्या कमी है कि उनका हालत सुधार नहीं हुआ 70 साल में भी। इस विषय पर विचार करना चाहिए, लेकिन ये मांग कोई नहीं करेगा। क्योंकि अब ये आरक्षण हथियार बन गया है वोट बैंक की। इसमें किसी आरक्षित वर्ग के हितों का कोई लेना देना नहीं है। उनके हितों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनसे उनको कोई मतलब नहीं है कि आरक्षण पर हित किसका है, आरक्षण से लाभ किसका है, आरक्षण किस किस को मिलता है। गिनती करवा देता हूँ। बात करते हैं यूपी और बिहार का। मित्रों, 1952 से लेकर के अब तक आरक्षण से लाभ किसको मिला? अगर आपसे गिनती किया जाए तो सिर्फ 2 परिवार बिहार में और 2 परिवार उत्तर प्रदेश में लाभान्वित हुए, उसमें 2-2 सदस्य। एक सदस्य जो उन्होंने आरक्षण से लाभ लिया उत्तर प्रदेश में, उनका नाम है मुलायम सिंह यादव और मायावती। मुलायम सिंह यादव अपने पूरे राजनीतिक काल में अपने अहिर बिरादरी, यादव बिरादरी में से अगर अपने कुनबे, अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी का मदद किया हो तो हमको जोड़ करके बता दीजिए कि हाँ, पिछड़े वर्ग आरक्षण का लाभ लेकर के मुलायम सिंह यादव ने इतने यादव बिरादरी का भला कर दिया, इतने यादव का उन्होंने टिकट दे दिया, इतने यादव को एमपी बना दिया, इतने यादव को एमएलए बना दिया, इतने यादव का विधानसभा में नॉमिनेशन दे दिया, इतने यादव का राज्यसभा में नॉमिनेशन दे दिया। ऐसा कुछ हुआ हो तो बता दीजिए। उल्टे मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। मुलायम सिंह यादव ने मुंबईया चमक धमक के मोह में फंस करके क्षत्रिय समाज के अमर सिंह को बनाए, और उनका ताप इतना था कि उनके आगे किसी की नहीं चले, कोई भी बिरादरी का लोग है। मतलब जब कुछ देने की बात मुलायम सिंह की आई तो वो या तो उन्होंने अपने परिवार में बांटा या उनको बांटा जिससे उनका निजी लाभ है, निजी स्वार्थ है, निजी आनंद है, निजी उमंग है, निजी संतुष्टि है और निजी मनोकामना है। मतलब आम यादव बिरादरी को कुछ नहीं मिला। मुलायम सिंह यादव का परिवार आज अरबों खरबों में है कि कितना में है, ये अंदाज लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि हम जैसे लोग तो अंदाज भी नहीं लगा सकते कि मुलायम सिंह का परिवार किस स्थिति में है, किस मुकाम पर है, कितना अर्थ में मजबूत है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के सारे यादव उन्हीं के जैसे मजबूत हो गए आरक्षण का आधार पा करके? नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं। आते हैं मायावती का। मायावती 25 गज के मकान में 25 लोगों के साथ जमीन पर सोती थी, तब भी धक्का लगता था, तब भी धक्के में सोती थी, क्योंकि 25 आदमी 25 गज के मकान में सो नहीं सकता, क्योंकि 5-6 भाई बहन भौजाई भतीजा भतीजी करके वो 20-25 लोग होते थे। और उनके पिताजी टेलीफोन के एक सबसे निचले स्तर के कर्मचारी थे, कोई नंबर 1 के अधिकारी नहीं थे, लेबर ग्रेड में थे।
उस परिवार से आकर के अब मायावती के पास आरक्षण के आधार से कितना की संपत्ति है वो खुद मायावती को एक बार में पता नहीं। और जब मायावती का उम्र ढलने लगा, शरीर सांस छोड़ने की संकेत देने लगा, तो उन्होंने किसी अपने हरिजन, अपने दलित, अपने अनुसूचित जाति जनजाति में से किसी को नॉमिनेट नहीं किया, किसी को गद्दी सौंपने का विचार नहीं किया। वो अपने उस भतीजे को गद्दी सौंपी जिसका पिताजी नोएडा अथॉरिटी में चपरासी का नौकरी करके 500-600 करोड़ रुपए का होटल बनाया और कई हजार का मालिक को उसको खुद ही एक बार में पता नहीं है। मतलब जब आरक्षण आधार बना के कमाई करनी पड़ी, राजनीति में मुकाम हासिल करना पड़ा, तो मायावती ने अपने घर परिवार में दिया, अपने भाई भतीजे को दिया, किसी आम दलित को सटने तक नहीं दिया। इवन किसी दलित की हैसियत नहीं है कि मायावती के दरबार में चप्पल पहन करके चला जाए, उसका अपने जाति बिरादरी का। यही हाल बिहार में। बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार ही आगे बढ़ा है जाति आधार के आरक्षण पर। उनका 6ठी में 6 बार फेल और खींच खाच के मैट्रिक पास। आज के टकराव लड़ रहे, जैसे महाभारत सीरियल आजकल चल रहा है, टीवी पर बहुत आ रहा है कि दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए पूरी हस्तिनापुर को हटवा दिए, लेकिन संतुष्टि उनकी नहीं हुई जब तक सारे के सारों का नाश, समूल नाश नहीं हो गया। आज वो दोनों उसी तरह से तलवारें खींच करके लड़ाई लड़ रहे। आज रक्षाबंधन का कल त्यौहार था, दोनों ने अलग अलग घरों में रक्षाबंधन मनाया और बहनों को दोनों जगह अलग अलग जाना पड़ा। मतलब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार पर भी दोनों भाई एक साथ नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि के टकराव है, हक की लड़ाई है कि मैं लालू का बेटा हूं तो मैं ही आऊं, तो वो कह रहा कि मैं भी लालू का बेटा मैं ही आऊं। मतलब लड़ाई दोनों ही लालू के बेटा में है। कोई आम यादव बिरादरी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। अब आते हैं कि आखिर ये क्यों सारी राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडेड भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग विधानसभा में पास कर दी। आज बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए। मतलब नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ एक प्रतिनिधिमंडल में प्रधानमंत्री से मिल लिया है। मतलब जो दोनों लोग एक दूसरे के आंखों फूटी नहीं चाहते हैं, वो दोनों ही लोग एक ही गाड़ी में बैठ करके, एक ही सीट के बगल में बैठ करके आजू बाजू और प्रधानमंत्री से मिले जातिगत आधार पर आरक्षण की मांग करने, जनगणना की मांग करने के लिए। ये क्यों? ये आप के लिए जानना बड़ा जरूरी है मित्रों। इसलिए कि अब समाज में सारा मुद्दा गौड़ हो चुका। अब कोई मुद्दा रहा नहीं जिस पर भुनाया जाए। आपने पिछले की राजनीति कर लिया, आपने मुस्लिम की राजनीति कर लिया, आपने सामाजिक न्याय की राजनीति कर ली। अब सब समाज के लोग समझने लगे हैं कि भाई इससे क्या होगा। अब इन लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से फिल्म आया था ना माय गॉड, जिसमें कहा गया था कि भाई कोई ताज़ा भगवान कई दिनों से नहीं आया है, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है, हम इसी को बना करके बेचेंगे। तो अब कोई ताज़ा मुद्दा अभी राजनीति में कुछ है नहीं जिससे समाज में विषवमन किया जाए, विष बोया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक और विस्फोटक चीज़ कर देते हैं जिसमें समाज में अगजनी फैल जाए और मार पिटाई हो जाए और दुनिया उसी में मस्त रहे। फिर कोई ये नहीं पूछेगा कि पेट्रोल हर जगह सस्ता है तो तुम्हारे यहाँ महंगा क्यों है, सिलेंडर हर जगह सस्ता है तो तुम्हारे यहाँ महंगा क्यों है। लालू जी का बेटा 6वीं में 6 बार फिर मुख्यमंत्री की दावेदारी कैसे कर सकता है उस राज्य में जहाँ पर विद्वता की खान है, जहाँ पर एक से एक बुद्धि और विद्वान महान है। ये चर्चा आपका दिमाग उस तरफ ना जाए, इसलिए आप कोई ऐसी पूछ ना ले कि भाई बिहार में जहाँ वशिष्ठ नारायण जी जैसा आदमी, जहाँ बुद्ध ने पूरे दुनिया को शुद्ध किया, उसके धरती पर एक अंगूठा टेप मुख्यमंत्री बना दी गई और उसी मंत्रिमंडल में MA PhD और डॉक्टर और इंजीनियर सैल्यूट मारते थे, यस जी यस जी। ये इसीलिए किया गया कि जातिगत आधार पर आरक्षण हो तो लोग इन सब मुद्दों पर बात ना करें। बात ये करें कि जरूरी है कि नहीं जरूरी है। मित्र, एक दो बातें मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खेल क्या है। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के सभी राजनीतिक दल, उनका दावा है कि 15-16 राजनीतिक दल के लोग हैं, उसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री तक जातीय आधार पर जनगणना की मांग कर रहा है। उनमें बिहार सरकार के अपना मंत्री भी जनगणना की मांग कर रहा है, नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री भी मांग कर रहा है। ये सब लोग मिले
तो स्वाभाविक था कि अब कोरोना और कल्याण सिंह के बाद यही समाचार होता। अब ये समाचार दब जाए और चुपके चुपके सब कुछ हो जाए, स्वर्ण समाज को कानों कान भनक ना लगे, इसके लिए क्या जरूरी है? डाइवर्ट कर देना। तो भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक 4-4, 5-5 आई कार्ड धारी मुस्लिम चूड़ी बेचने वाले को पीटने का स्वांग रचा गया। वो वीडियो मैंने देखा समाचार चैनल पर और फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर भी आ गया है। मतलब जो लोग उसको पीट रहे हैं वो पीट नहीं रहे, पीटने की स्वांग रच रहे, पीटने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे मारा जा रहा है। आमतौर पर घूसा ऐसे ऐसे मारा जाता है। कोई हमसे घूसा मारने की ट्रेनिंग ले, 1-2 घूसा मारने के बाद भी अगर वो आदमी खड़ा हो रहा है, मतलब आप मार नहीं रहे हैं। उतना एक दुबला पतला सा आदमी, उतने मजबूत कद काठी के आदमी से घंटों मार खा करके खड़ा है और चुपचाप खड़ा होकर के बयान दे रहा है, मतलब आपके मारने में कहीं कमी है? मतलब आप मार नहीं रहे, मांग करने की, मारने की स्वांग रच रहे, मारने की एक्टिंग कर रहे हैं और वीडियो बना करके इसको दुनिया में वायरल कर रहे हैं, ताकि वो आरक्षण वाली बात, जातिगत आधार पर जनगणना वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसमें मांग कर रहे हैं, ये वाली बात समाचार चैनल पर दब जाए और सारे समाचार चैनल पर सिर्फ यही चले कि एक मुस्लिम युवक को मारा गया। जब कहीं कोई हिंदू युवक को पीटा जाता है वो समाचार पे नहीं आता। मेरे मोबाइल पे एक और वीडियो आया था जिस पर किसी समाचार चैनल पर कोई चर्चा नहीं आया, और वो भी बिंदु एथेटिक वीडियो है। वीडियो था कि एक लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी। शादी करने के बाद जब वो मायके गई, 2-4 महीना तो सब ठीक ठाक रहा। बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ मार पिटाई हुई, और सबसे गंदी हरकत कि उसके मुंह में पेशाब किया गया। उसको नंगा करके उसके पूरे शरीर पे पेशाब किया गया उसके परिवार के द्वारा, वो बीच में बैठी थी। इसकी वीडियो बना करके उसने भेजा है, लेकिन किसी समाचार चैनल पर इतने बड़ी विभत्स घटना का कहीं कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि इसमें माइलेज नहीं मिलता, डाइवर्ट नहीं मामला होता। डाइवर्ट होगा एक फर्जी 4-4, 5-5 आईडी रखने वाले, चूड़ी बेचने वाले मुसलमान को बार बार मुसलमान 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 कहा जा रहा है, और मुसलमानों के खरमखा कांग्रेसी, भाजपा, सापा सारे के सारे उस पर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, अपने अपने स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। और अब चैनलों पर ये बात ही, कहीं पैनल नहीं बैठा किसी चैनल पर। मैं भी 2-4 चैनलों पर बुलाया जाता हूँ, अब मैं भी कुछ चैनलों पर आने लगा, लेकिन किसी चैनल पर मेरे को इस बात का फोन नहीं आया कि राकेश परमार, ये जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातिगत आधार पर जनगणना की बात हुई, इसमें कुछ कहेंगे क्या? आज इसी की बात है, ये बातें नहीं हुई है। नमस्कार। यूट्यूब पर इसलिए नहीं आया आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब, आज किसी ने कहा कि इस मुद्दे को ना फेसबुक पर लिए और उसको यूट्यूब पर पोस्ट करिएगा, क्योंकि हम सब लोग इसको शेयर करेंगे। जातीय आधार पर आरक्षण यूट्यूब में सीधा दिखता नहीं है जिस तरह से आपका स्टेटमेंट आता है, इसलिए आज भर के लिए, कल से फिर यूट्यूब पर ही आएंगे और यूट्यूब पर ही चलेगा। सिर्फ आज भर के लिए कंसेशन दिए हैं, क्योंकि जातीय आधार पर आरक्षण का लाइव कमेंट्री और लाइव शेयर मैं चाहता था। कई लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि अगर आप जातीय आधार पर बोल रहे हो तो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर आपके कम हैं और फेसबुक पर 10-15 हज़ार से लेकर के 20-25 हज़ार तक लोग देखते हैं, और ये मामला ज़्यादातर जाए, आप फेसबुक वाले को यूट्यूब पर अपलोड कर देगा। कुमार श्रीकांत मैंने इसीलिए आज किया, ये सिर्फ आज भर के लिए, कल फिर से यूट्यूब पर होगा। आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, और जातिगत आधार पर जनगणना और आरक्षण, अगर आप भी मानते हैं कि इससे देश में वैमनस्य फैलेगी और देश में अगजनी फैलने का राजनीतिक चक्र है, तो कृपया इसको शेयर और लाइक करिए। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की इसमें मिली भगत, स्वर्ण समाज विरोधी राजनीति, उसके वजह से उन्होंने क्या किया कि एक चूड़ी बेचने वाले को झूठ मूठ के मारने का ड्रामा किया, और अब सभी समाचार चैनल पर वही चल रहा है, ताकि ये समाचार पर अब ये ना आवे कि जातिगत आधार पर जनगणना से क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। जैसे मैंने आपको विधिवत विस्तार से बताया कि जातिगत आधार पर आरक्षण जो इसके पहले था उससे कितने लोग लाभान्वित हुए, उत्तर प्रदेश में 2 और बिहार में 2, मतलब एक लालू प्रसाद का परिवार और एक नीतीश कुमार। बाकी कोई अगर दलित, कोई कुर्मी वर्ग बिरादरी का आदमी कोई उसमें कुछ फायदा उठाया तो हमको बता दीजिए।
उसी तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार के अलावा अगर कोई यादव बिरादरी का कोई आदमी लाभ उठा लिया है तो बता दीजिए। अगर आप जातिगत आधार पर जनगणना और आरक्षण की मांग करते हैं तो उसमें एक मांग जोड़ दीजिए कि जो आदमी आरक्षण के आधार पर एक बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ जाएगा वो दोबारा नहीं लड़ेगा, क्योंकि इससे उस समाज का हक मारने का बात होगा, एक आदमी की बपौती और पुश्तैनी होगी। मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से ये मांग करें, वो नहीं करेंगे तो मैं कर देता हूं कि अगर आपको जाति ही प्यारा है तो कम से कम एक लाइन जोड़ दीजिए कि भाई जातीय आधार पर सुरक्षित संसदीय सीट, विधायकी सीटों पर जो एक बार उसे चुनाव लड़ जाए, अगले बार उसका चुनाव न लड़ा जाए, फिर वो सामान्य सीट से लड़े और उस सुरक्षित सीट पर दूसरा आदमी लड़े। क्यों? क्योंकि पहला वाला आदमी नकारा साबित हुआ है, वो कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया भी है तो दूसरा आदमी भी तो जाए अपनी बात रखे कि एक ही आदमी 1977 से लेकर के 2021 तक रामविलास पासवान हाजीपुर से प्रतिनिधित्व करते रहे तो सारे उनके दुसाध बिरादरी का भला हो गया। ये ना हो। 1990 से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी और अब उनका बेटा मुख्यमंत्री बन, मतलब पूरे बिहार में एक ही यादव है लालू, एक ही कोरी है नीतीश, उत्तर प्रदेश में एक ही यादव है मुलायम, एक ही दलित है मायावती। इन सब विषयों का भी मांग करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक न्याय हो, सामाजिक समरसता हो, तो परेशान गरीब को किया जाता है, जाति को नहीं। तो आप गरीब को आरक्षण दे दीजिए, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, सबके सब लोग अमीर हो जाएंगे, भेदभाव ही खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको किसी गरीब का कल्याण नहीं करना है, आपको किसी जाति विशेष का कल्याण नहीं करना है, आपको जातीय आधार पर आरक्षण का बीज बो करके, जातीय आधार पर जनगणना का बीज बो करके समाज में कत्लेआम मचाना है, ताकि सड़क पर कत्लेआम हो और समाचार में सारे ये कत्ल और बेकत्ल की चर्चा चले। जैसे आज ये चूड़ी बेचने वाले के पीटने की चर्चा है, लेकिन इस बात का चर्चा नहीं है कि उसके पास 4-4, 5-5 आधार कार्ड क्यों था, एक आदमी 5-5 आई कार्ड कैसे, हर में नाम उसका अलग, बाप का नाम अलग, फोटो वही। इस पर कोई चर्चा ना हो, ये बात ही कोई नहीं कर रहा है। आप इस बात को समझिए। और क्यों राजनीतिक दल जातिगत आधार पर जनगणना की मांग कर रही है आरक्षण के फेल हो जाने के बाद? क्योंकि अब आरक्षण चली हुई कारतूस हो गई है, अब उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब जनगणना का संगोपा छोड़ा करके 60-70 साल इससे राजनीति चले, अब 60-70 साल उससे राजनीति चले। आप वहीं वोट देना, वोटिंग के लिए मारामारी करना और फिर दरिद्रता के जीवन जीने पर आधारित हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक जातीय विद्वेष नहीं फैला जाएगा तो एक छठी में 6 बार फिर मुख्यमंत्री का ख्वाब कैसे देख सकता है? एक खींच खाच के मैट्रिक पास मंत्री बनने के ख्वाब कैसे देख सकता है? एक पैसे के बल पर विदेश से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आने वाला आदमी उत्तर प्रदेश से बड़े समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री बनने की कल्पना कैसे कर सकता है? एक प्राइमरी स्कूल की मास्टरनी जिसके पास टूटी हुई चप्पल हुआ करता था, 25 गज में 25 लोगों का रहने का मकान था, आज वो 25 से भी ज़्यादा महलों में अकेले रहती है, वो कैसे संभव है? ये इसीलिए किया जाता है ताकि आप आपस में उलझे रहें और ये लोग अपना काम करते रहें। इसके पहले कि इन लोगों की साजिश सफल हो, आप लोगों का काम है कि ये जात में मांग कर दें। मैं सुरक्षित समाज और आरक्षित समाज से मांग करता हूं कि आप मांग कर दीजिए कि अगर आप जातिगत आधार पर आरक्षण की बात करते हैं और देश में सभी लोगों का कल्याण चाहते हैं, तो जो एक बार आरक्षण का लाभ ले ले, चाहे वो नौकरी में हो, एडमिशन में हो या चुनाव में हो, वो फिर दोबारा ना ले। देखिए, ये सब लोग आरक्षण का मांग बंद कर देंगे, उसी दिन बंद कर देंगे, क्योंकि फिर उनको लगेगा यार एक बार जीतने से क्या होगा, 100, 200, 500 करोड़ ही कमा पाएंगे, हमको तो हजारों करोड़ कमाना है, 2, 3, 4 बार तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा ना। अगर ये मांग हो जाती है तो विश्वास करिए कि फिर कोई दोबारा आरक्षण की बात नहीं करेगा, फिर सबका साथ और सबका विकास और सबके विकास का प्रयास की बात होगा, जो होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।